हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स का। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक करे हैं ना इशू ऑफ डिवेंचर्स के, वो बेसिकली इशू ऑफ शेयर्स के अंदर भी थे, है ना। इशू ऑफ शेयर्स का जो चैप्टर है उसमें भी वो टॉपिक्स थे। अब हम लोग एकदम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, किसका? इशू ऑफ डिवेंचर का। लास्ट क्लास में भी हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था, इसका नाम क्या था? इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म ऑफ रिडेम्पशन। सेकेंड नया टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो पहले हम लोग समझते हैं कि कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। देखो, कोलैटरल सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटी है जो हम लोग अपने लेंडर को, लेंडर कौन है? जिसने हमें पैसा दिया है, जिसने हमें क्या दिया है? लोन दिया है, उसको हम लोग एडिशनल सिक्योरिटी देते हैं। क्या देते हैं? एडिशनल सिक्योरिटी। कोलैटरल को हम लोग सेकेंडरी सिक्योरिटी बोलते हैं, एडिशनल सिक्योरिटी भी बोलते हैं। अब प्राइमरी सिक्योरिटी कौन सी हुई? हाँ जी, प्राइमरी सिक्योरिटी कौन सी हुई? बता, तू बात कर रहा है इससे। प्राइमरी सिक्योरिटी कौन सी हुई है? कभी उसको पैर मार रहा है, कभी इसको पैर मार रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम, फिर पैर से पैर मिला रहे हो। हाँ भाई, प्रिंसिपल सिक्योरिटी कौन सी होती है? देखो सामने एग्जांपल बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जैसे बैंक है हमारे पास, यहाँ पर हमने, हमारी कंपनी का नाम क्या है? एबीसी लिमिटेड। हमने 5 लाख का लोन लिया है बैंक से। उसके बदले में हमने 8 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करी है, गिरवी रखी है ना। गिरवी मतलब सिक्योरिटी पे दी है। तो ये 8 लाख की जो हमने प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पे दी है 5 लाख के लोन के बदले में, वो सिक्योरिटी को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सिक्योरिटी या फिर प्राइमरी सिक्योरिटी, जिस सिक्योरिटी के बेसिस पे मुझे लोन मिला है। अब अगर बैंक को लग रहा है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी इसने 8 लाख रुपए की दी है, ये सफिशिएंट अमाउंट नहीं है मेरे लोन को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, 8 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी दी है ना कंपनी ने, अगर बैंक को ये लग रहा है कि ये सफिशिएंट अमाउंट नहीं है कि मेरा लोन इससे सिक्योर हो पाए, तो बैंक एडिशनल सिक्योरिटी की डिमांड कर सकता है। क्या कर सकता है? एडिशनल सिक्योरिटी की डिमांड। तो कंपनी उस केस में चाहे तो अपने डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। बात क्लियर? कंपनी अगर चाहे तो अपने डिबेंचर्स को इशू कर सकती है एज अ कोलैटरल, यानी कि एडिशनल सिक्योरिटी। बात क्लियर है? एज अ कोलैटरल, प्राइमरी नहीं, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। वैसे प्राइमरी सिक्योरिटी पे कभी भी डिबेंचर इशू होंगे ही नहीं, क्योंकि इतनी मजबूत सिक्योरिटी नहीं है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी नहीं है डिबेंचर्स। एडिशनल कोलैटरल में होता है हमेशा। क्या ठीक है, 8 लाख की प्रॉपर्टी दे रखी है मैंने 5 लाख के लोन के लिए, अगर वो बाय चांस मैं लोन रीपे करने में डिफॉल्ट कर गया, कंपनी अगर लोन रीपे करने में डिफॉल्ट कर गई, तो उस केस में क्या होगा? सबसे पहली बात, जो 8 लाख की प्रॉपर्टी थी वो बिकी जाएगी। उसको बेचने के बाद अगर 5 लाख का लोन प्लस इंटरेस्ट भी तो होगा, वो अगर सेटअप हो रहा है, कंसीडर हो रहा है, तो क्या होगा? जो डिबेंचर मैंने इशू करे थे ना, वो मुझे वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो सफिशिएंट नहीं रहा अमाउंट, लोन और इंटरेस्ट को पे करने के लिए जो प्रॉपर्टी को बेचकर पैसा आया है वो सफिशिएंट नहीं रहा, कम पड़ रहा है, तो बैंक क्या करेगा उस केस में? जो उसने सिक्योरिटी ली थी डिबेंचर्स वाली, उन सिक्योरिटी को यूज कर सकता है। क्या कर सकता है? उन सिक्योरिटी को यूज। तो मेन राइट जो है सिक्योरिटी को यूज, यानी कि डिबेंचर्स को यूज करने का मेन राइट कब आता है बैंक के पास? जब हम डिफॉल्ट करते हैं, प्लस दूसरी बात, खाली डिफॉल्ट से कुछ नहीं होता, डिफॉल्ट करते हैं प्लस दूसरी बात, प्रिंसिपल सिक्योरिटी को बेचने के बाद जो पैसा हमारे पास आया है, यानी बैंक के पास आया है, वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा, वो इनसफिशिएंट है, तब बैंक जाकर डिबेंचर्स का जो राइट है उसको यूज कर सकती है। दूसरा पॉइंट समझना मेरी बात। अब इंटरेस्ट जो है लोन का भी है और डिबेंचर्स का भी है। कंपनी कौन सा इंटरेस्ट पे करेगी? सिर्फ लोन का। किसका इंटरेस्ट पे करेगी? सिर्फ डिबेंचर्स को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी दे रखा है सिर्फ। असली में डिबेंचर इशू नहीं करे, असली में मेरी लायबिलिटी डिबेंचर वाली लायबिलिटी नहीं है। मेरी लायबिलिटी कौन सी है? जो मैंने बैंक से लोन लिया है 5 लाख का, मेरी मेन लायबिलिटी वो है। बात समझ में आ गई?
मेन लाइबिलिटी मेरी कौन सी है? जो मैंने बैंक से 5 लाख का लोन लिया है। जैसे कि यहां पर देखो 5000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच का मैंने क्या दिया है? कोलेट्रल सिक्योरिटी दिया है। तो जो ये 5 लाख रुपए का मैंने डिवेंचर इशू करा है बैंक को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, वो बैंक इसको कब यूज कर पाएगा? जब मैं डिफॉल्ट कर दूंगा, कंपनी डिफॉल्ट कर देगी पैसे देने से, और जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी है उसको बेचकर बैंक के पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं आएगा, तब जाके बैंक 9% डिबेंचर जो 5000 मैंने दिए थे उनको, उसको यूज कर सकती है। तब जाके मेरी लाइबिलिटी रेज होगी डिबेंचर के लिए। डिबेंचर के लिए मेरी लाइबिलिटी कब रेज होगी? जब मैं डिफॉल्ट करता हूं और प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल सिक्योरिटी से पैसा जो आता है बैंक को वो सफिशिएंट नहीं होता, तब जाके बैंक यूज कर सकता है और मेरी लाइबिलिटी रेज होगी। जब तक मैं डिफॉल्ट नहीं करूंगा तब तक मेरी लाइबिलिटी कौन सी रहेगी? कंपनी की लाइबिलिटी कौन सी रहेगी? सिर्फ और सिर्फ जो उसने लोन लिया है उतनी लाइबिलिटी रहेगी। बात क्लियर? तो बैंक को इंटरेस्ट कब मिलेगा डिबेंचर का? जब कंपनी डिफॉल्ट करेगी। क्या करेगी कंपनी? डिफॉल्ट। भाई समझ में आई बात? लोन लिया बैंक से हमने, हम कौन है? एबीसी लिमिटेड। हमने बैंक से लोन लिया 5 लाख का, बदले में 8 लाख की सिक्योरिटी दी। कौन सी सिक्योरिटी दी? प्रॉपर्टी दे दी हमने अपनी एक, ठीक है, सिक्योरिटी पे। बात क्लियर? तो प्रॉपर्टी जो मैंने सिक्योरिटी पे दी है वो मेरी सिक्योरिटी कौन सी सिक्योरिटी हुई? प्रिंसिपल सिक्योरिटी हुई। बैंक अगर बोलता है, या बैंक ने हमें बोला कि भैया ये सिक्योरिटी फुलफिल नहीं हो पा रहा, ये सिक्योरिटी मुझे लग रहा है कि मेरे लोन को सिक्योर नहीं कर पा रहा, तो आप मुझे एडिशनल कुछ और दो। तो कंपनी ने यानी कि हमने 5000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच भी दे दिए उनको। किनको? बैंक को। तो बैंक के पास 5 लाख रुपए की एडिशनल सिक्योरिटी आ गई। उस सिक्योरिटी को क्या बोलेंगे? कोलैटरल सिक्योरिटी। 4 साल का टाइम पीरियड है। कितना साल टाइम पीरियड है? 4 साल का। 5 लाख का जो लोन लिया है ना मैंने, वो 4 साल के बाद पे करूंगा मैं बैंक को। बात क्लियर? 4 साल के बाद ड्यू डेट आई, कंपनी ने या तो पे कर दिया या पे नहीं करा। कंपनी ने अगर पे कर दिया तो जाके जो डिबेंचर हमने दिए थे वो वापस आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और अगर कंपनी ने पे नहीं करा तो जो हमने डिबेंचर दिए थे वो बैंक के हो जाएंगे, और मेरी मेन लाइबिलिटी जो थी 5 लाख रुपए का लोन, वो खत्म हो जाएगी, और एक नई लाइबिलिटी मेरी क्रिएट होगी। किस नाम से? 9% डिबेंचर के नाम से। 4 साल तक मेरी मेन लाइबिलिटी कौन सी रहेगी? जो मैंने 5 लाख का लोन लिया। बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, डिफिकल्ट नहीं है। इसकी अकाउंटिंग भी बहुत इजी है। कोलेटरल समझ में आया? कोलेटरल सिक्योरिटी इज सिक्योरिटी गिवन टू द लेंडर इन एडिशन टू दी प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। फिर मैंने और कौन से पॉइंट लिखवाए? प्रिंसिपल सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी गिवन बाय मॉर्टगेजिंग द एसेट। कौन सा एसेट दिया था हमने? प्रॉपर्टी दिया था, अगेंस्ट विच लोन 5 लाख का इज टेकन। बात क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है कोलेटरल सिक्योरिटी इज रियलाइज्ड बाय द लेंडर। कोलेटरल सिक्योरिटी लेंडर यानी कि जो बैंक है वो रियलाइज कर सकता है। कब? ओनली इफ द ड्यू अमाउंट ऑफ लोन इज नॉट पेड। जो ड्यू अमाउंट है लोन का वो हमने पे नहीं करा हुआ, और जो अमाउंट ड्यू अमाउंट है वो हमारी प्रिंसिपल सिक्योरिटी से रिकवर भी नहीं हो पा रहा। ये दोनों साथ में होना चाहिए। मैंने अमाउंट नहीं पे करा, चलो ठीक है। क्या अमाउंट मैंने पे नहीं करा, कंपनी ने अगर अमाउंट पे नहीं करा ड्यू डेट पे, लोन पे नहीं करा, तो क्या एक्सरसाइज कर सकता है राइट वो डिबेंचर्स को यूज करने का? नहीं। कब करेगा एक्सरसाइज राइट? हाँ जी, अपना राइट एक्सरसाइज कब कर सकता है? जब प्रिंसिपल सिक्योरिटी जो मैंने दी है बैंक को, जब तक वो नहीं बेचेगा, है ना। उसने प्रिंसिपल सिक्योरिटी बेच दी बैंक ने, और प्रिंसिपल सिक्योरिटी को बेचकर जो पैसा आया वो सफिशिएंट नहीं है, तब जाके वो अपना राइट यूज कर सकता है। बात क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, इफ लोन इज रीपेड बाय द बोरोवर। अगर बोरोवर यानी कि हम एबीसी लिमिटेड ने अगर लोन रीपे कर दिया है, तो जो डिबेंचर इशू करे थे हमने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, वो रिटर्न हो जाएंगे वापस, हमें वापस मिल जाएंगे, ठीक है। वही सेम पॉइंट जो भाई बताए मैंने आपको। लास्ट है, डिबेंचर जो हमने इशू करे थे कोलेटरल सिक्योरिटी पे, वो कोई भी राइट कैरी नहीं करते। डू नॉट कैरी एनी राइट टिल द टाइम लोन इज बीइंग रीपेड। जब तक लोन रीपे नहीं हो जाता
तब तक डिबेंचर्स जो मैंने इशू करे थे उसके साथ कोई राइट बैंक को नहीं मिलेगा। कब मिलेगा राइट? जब दो चीजें हो जाएंगी, पहला मैं डिफॉल्ट कर दूंगा पेमेंट के लिए, दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट से भी पैसा रिकवर नहीं हो पा। पक्की बात? कोई दिक्कत? राइट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट रेट है 9% का, वो बैंक को नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक मैं लोन रीपे नहीं कर देता। अगर मैंने लोन रीपे नहीं करा ड्यू डेट पे और प्रिंसिपल सिक्योरिटी को बेच के बैंक का जो पैसा आया है वो भी सफिशिएंट नहीं है, तो जाकर बैंक अपना राइट यूज कर सकता है। बात क्लियर? उससे पहले बैंक डिबेंचर्स वाला राइट यूज नहीं कर। कोई दिक्कत? हाँ, वो दे सकते, देखो अब तो कुछ कर नहीं सकते ना। प्रिंसिपल अमाउंट, ये एडिशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हमने। हालांकि ऐसा होता है हमारे पास यहाँ पे कि डिबेंचर्स जो है वो कुछ टाइम पीरियड का होता है, 4 साल 5 साल का। तो जो डिबेंचर हमने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दिया है, क्या पता आगे जाके कंपनी की हालत ठीक हो जाए। इंटरेस्ट तो देने वाली बात है ना, इंटरेस्ट दे दी कंपनी डिबेंचर्स पे, आगे जाके बैंक रिस्क लेगा और तो कुछ कर नहीं सकता। या तो कंपनी बंद हो जाएगी, फिर कंपनी बंद होगी तो बैंक का पैसा क्या हो गया? डूब जाएगा, और तो कुछ कर नहीं सकते ना। ठीक है, यहाँ पे कंपनी को एक ऑप्शन मिला है कि वो कोलेटरल सिक्योरिटी पे डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। ठीक है, और बैंक एक्सेप्ट करे ना करे बैंक की मर्जी है भाई। बैंक को लग रहा है कि हाँ भाई कंपनी अच्छी है, बहुत मार्केट में नाम है उसका, आगे कुछ डूबने नहीं वाली, कर लेगी एक्सेप्ट। और क्या पता ऐसा कोई सिनेरियो बन जाए एक्सेप्ट करते ही कंपनी की हालत खराब हो रही है, तो कुछ कर ही नहीं सकते ना फिर। ठीक है, चलो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी भाई? दो केसेस हैं। पहला, अगर हमें जर्नल एंट्री नहीं पास करनी, दूसरा हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। दोनों ही केस में बैलेंस शीट तो बनेगी। दोनों ही केस में क्या बनेगी? बैलेंस शीट। बट पहले केस में हमने कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करी डिबेंचर की, दूसरे केस में हमने एक जर्नल एंट्री पास करी, सिर्फ एक। ठीक है, तो अभी हम दोनों ही केस करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास यहाँ पे बोला गया है एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन, उसने लोन लिया है 5 लाख का, किससे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। कितना % का इंटरेस्ट रेट है? 10% का है। कंपनी ने 7.5 लाख रुपए के 10% डिबेंचर इशू कर दिए इन फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज कोलेटरल सिक्योरिटी। 5 लाख रुपए के लोन के लिए 7.5 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया होगा, प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी दी होगी, सोच रहे हो? और प्रिंसिपल सिक्योरिटी हमेशा क्या होगी? लोन के अमाउंट से ज्यादा ही होती है ना। चलो, पहला, व्हेन कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 10% डिबेंचर, यानी कि हमें रिकॉर्ड नहीं करना, जर्नल एंट्री पास नहीं करनी। दूसरा, कंपनी ने डिसाइड करा कि उनको रिकॉर्ड करना है 10% इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। बात क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट कर रहे हैं। सामने देखो, हम लिखेंगे बैलेंस शीट बनाएंगे। पहली बात तो एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एस सिंह। खाली बैलेंस शीट क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, उसका एक पार्ट बना रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ किसकी? एस सिंह। ठीक है, एस सिंह लिमिटेड। एज एट, डेट हमें गिवन नहीं है, खाली छोड़ देंगे। पर्टिकुलर के अंदर हम क्या लिखेंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटी। हेडिंग क्या होती है भाई? हेडिंग हमारी दो होती है, एक तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा एसेट। इक्विटी एंड लायबिलिटी में 3 सब हेड होते हैं, कौन कौन से? हाँ जी, 3 सब हेड कौन कौन से होते हैं? एक तो मेजर हेड होता है, एक मेन हेड होता है और एक सब हेड होता है। मेजर हेड क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट, दो मेजर हेड है। फिर मेन हेड कौन से हुए हमारे इक्विटी एंड लायबिलिटी में? 3। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा करंट लायबिलिटी। बात क्लियर? लायबिलिटी में 3 चीजें तो होती हैं यार। क्या क्या होती है? एक तो कैपिटल होता है, दूसरा क्या होता है? लॉन्ग टर्म, हाँ जी, कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल, सॉरी, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। तीसरा क्या होता है? करंट लायबिलिटी।
जो हमें 1 साल के अंदर पे करनी है वो करंट लायबिलिटी में आएगा, 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड मिला पे करने के लिए वो कौन सी लायबिलिटी में आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। और तीसरा जो हमने शेयर्स को देकर पैसा लिया है यानी कि शेयर होल्डर फंड। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो हमने लोन लिया है एसबीआई से 5 लाख का, वो कौन सी लायबिलिटी में आना चाहिए आपके हिसाब से, नॉन करंट लायबिलिटी में। कहां पे आएगा, हमें कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं है यहां पर, बट हम अपनी क्या मानेंगे, इसको नॉन करंट लायबिलिटी मानेंगे। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी में नीचे सब हेड में क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या लिखेंगे बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बात क्लियर है। पहले हमने हेडिंग डाल दी इक्विटी लायबिलिटी, उसके बाद दूसरी हेडिंग डाली क्या, नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर क्या लिखा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नोट नंबर में 1 डालेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने और 5 लाख रुपए लिख देंगे जो हमने लोन लिया था। कोई डाउट? नीचे बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स, पर्टिकुलर अमाउंट, सिंपल है। फर्स्ट जो हमने लिखा था लिख देंगे यहां पे लॉन्ग टर्म बोरिंग। बात क्लियर? लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या लिया है हमने, लोन लिया है, टर्म लोन लिया है। किससे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। 5 लाख रुपए लिख दिया, क्लोज कर दिया। कहीं डिबेंचर का नामो निशान आया, कहीं नहीं आया। बैलेंस शीट में सिर्फ हमने यहां पर ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे कि जो हमने 5 लाख का लोन लिया है वो सिक्योरिटी पे लिया है। और किसकी सिक्योरिटी पे लिया है, डिबेंचर्स दिए हैं हमने एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। लिखा है ना, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ कितने डिबेंचर्स, 7,500 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, पक्की बात। बी पार्ट क्या है इसका, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड, बैलेंस शीट सेम बनेगी। बैलेंस शीट क्या बनेगी, सेम। नोट्स टू अकाउंट्स में थोड़ा चेंज है, वो हमें देखना है अभी। यहां पर एंट्री क्या पास होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। हमने डिबेंचर दिए ना 7.5 लाख के, क्या हमें पैसा मिला है, हाँ मिला तो है पैसा, लेकिन वो पैसा कौन सा है, लोन का है, तो वो लोन की एंट्री में आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, टर्म लोन है ना। यहां पे क्या आएगा डेबिट में, क्या लिखे, डिबेंचर सस्पेंस। क्या लिखेंगे, डिबेंचर सस्पेंस। बैलेंस शीट में सेम रहेगा, यानी कि बैलेंस शीट में मैं अपनी यहां पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 1 5 लाख ही दिखाऊंगा, अपनी लायबिलिटी 5 लाख ही दिखाऊंगा मैं। 7.5 लाख की लायबिलिटी अभी शो ही नहीं कर रहा। कब शो करूंगा, जब डिफॉल्ट कर दूंगा पे करने के लिए। ये बात समझ में आई? अभी मैंने लायबिलिटी कितने की शो करी, सिर्फ जितने का लोन लिया है। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या चेंज है, नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग वही सेम, टर्म लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5 लाख लिख दिया। यहां पे हम हल्का सा शो क्या करेंगे, 7,500 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 7.5 लाख रुपए अंदर लिखना, बाहर नहीं लिखना। और फिर लेस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 7.5 लाख, तो बाहर 0 ही आएगा। हमें ये अलग से शो करके दिखाना पड़ेगा बस। ठीक है, बैलेंस शीट में हमें यहां पे शो करके दिखाना पड़ेगा। एक एंट्री पास करेंगे और बैलेंस शीट में हम लोग पहले दिखाएंगे डिबेंचर इतने के हैं और फिर माइनस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट से, और बाहर कुछ भी नहीं आएगा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं करा रहा हूं आप लोगों को। 6 नंबर का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं डिबेंचर्स में, और 6 नंबर का एक पूरा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, पार्ट्स में आता है। 3 क्वेश्चन 3 पार्ट्स पूछ सकते हैं आपको। पहला पार्ट पूछ लिया अदर देन कैश का, दूसरा पार्ट पूछ लिया इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडेम्पशन का, तीसरा पूछ लिया इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। या फिर 3 नंबर में डिबेंचर में आपको ये पूछ सकते हैं, 3 नंबर डिबेंचर से आपका पूरा एक कोलेट्रल सिक्योरिटी क्वेश्चन आ सकता है। अगर किसी का डिबेंचर आया होगा अभी हाफ ईयरली के अंदर, वहां जरूर पूछा गया होगा ये वाला क्वेश्चन, कोलेट्रल वाला, है ना। चलो, कोई डाउट, क्लियर है पॉइंट। लास्ट जो हमारे पास है वो है नॉन पेमेंट ऑफ लोन सिक्योर्ड बाय डिबेंचर्स। अगर हमने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट का, पेमेंट नहीं करा, तो क्या होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने, एबीसी लिमिटेड है, उन्होंने 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, यानी कि 10 लाख रुपए के डिबेंचर दिए थे एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 8 लाख रुपए फ्रॉम देना बैंक। देना बैंक से 8 लाख रुपए का लोन लिया था, उसके बदले में 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू करे थे।
एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। यहाँ तो कोई डाउट? आगे बढ़ो। द कंपनी वॉज अनेबल टू रीपे द लोन ऑन विच इंटरेस्ट पेबल कितना है, 2 लाख। 31 मार्च 2024 को कंपनी को लोन देना था, लोन रीपे करना था 8 लाख रुपए का, नहीं करा रीपे, साथ साथ इंटरेस्ट भी नहीं करा, 2 लाख का इंटरेस्ट भी पेंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है, 2 लाख। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है, 2 लाख। देना बैंक ने क्या करा, 31 मार्च 2024 को जो उसके पास राइट था उसको यूज कर लिया, जो उसके पास राइट था वो क्या कर लिया, उसको यूज। बात क्लियर? तो यहां पे हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। मात्र 2 जर्नल एंट्रीज पास होंगी सिर्फ। पहली एंट्री जो हमने डिबेंचर को इशू करते टाइम एंट्री पास करी थी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, उसे हमें अब क्या करना पड़ेगा, पहले रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। कैंसिल आउट तो करना पड़ेगा ना यार, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कैंसिल आउट। बात क्लियर? तो हमने फर्स्ट एंट्री ये क्या करी है, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस। ये कैंसिल आउट कब होता है, जब डिफॉल्ट होता है जब भी होता है, जब डिफॉल्ट नहीं होता जब भी होता है। हाँ जी, जब डिफॉल्ट नहीं हुआ तब भी होगा, और डिफॉल्ट अगर हो गया तब भी। यार मैं अपनी वो वाली एंट्री देखो, ये जो ऊपर मैंने एंट्री पास करी थी 4 साल पहले, फॉर एग्जांपल 4 साल का टाइम पीरियड मान लो, 4 साल पहले मैंने ये वाली एंट्री पास करी थी। 4 साल के बाद फॉर एग्जांपल मैंने लोन प्रीपे कर दिया, क्या ये एंट्री खड़ी रखूंगा अपनी बुक्स में? रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी ना कैंसिल आउट करने के लिए। और अगर मैंने लोन रीपे नहीं करा तब भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कैंसिल आउट करना पड़ेगा। लोन रीपे करा है या नहीं करा, ये वाली एंट्री जो हमने पास करी थी 4 साल पहले इशू करते टाइम, हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट क्लियर है, पहली एंट्री रिवर्स एंट्री पास करी, 10% का डिबेंचर हमने इशू करा था, डेबिट कर दो टू डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख रुपए। बात क्लियर? अब हम जाकर 10% का डिबेंचर इशू करेंगे मेन बैंक को, है ना। अब मेरी लाइबिलिटी कौन सी क्रिएट होगी, 10% डिबेंचर की मेरी अब लाइबिलिटी क्रिएट होगी। उसके बदले में जो पुरानी लाइबिलिटी थी वो खत्म कर दूंगा। कौन सी लाइबिलिटी, बैंक लोन की। मेरी बैंक लोन की लाइबिलिटी थी ना कितने रुपए की, 8 लाख की। बैंक लोन की लाइबिलिटी खत्म करूंगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट। तो इसलिए सेकेंड एंट्री के अंदर हमने लोन अकाउंट डेबिट करा 8 लाख रुपए। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी एक तरीका मेरी लाइबिलिटी है, रीपे नहीं करा ना मैंने, इंटरेस्ट को मैंने पे नहीं करा तो आउटस्टैंडिंग बन गया। तो ये लाइबिलिटी भी क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा अपनी 2 लाख रुपए की, और बदले में 10% का डिबेंचर दे दूंगा 10 लाख रुपए का। बात क्लियर? तो सेकेंड एंट्री का मतलब क्या हुआ, पुरानी लाइबिलिटी खत्म करके नई लाइबिलिटी क्रिएट करी है। बात क्लियर? पुरानी लाइबिलिटी खत्म करके क्या करी है हमने, एक नई लाइबिलिटी क्रिएट करी है। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी का। 4 क्वेश्चन है हमारी बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32। 32 मैंने आपको करा दिया है, 29, 30, 31 ये तीनों आप घर से करके लाओगे। बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29 और 31 में, 29 और 31 में हमें गिवन नहीं है, हमें बोला नहीं करा कि हमें रिकॉर्ड करना है या नहीं करना। तो ये आपकी मर्जी है, आप चाहो रिकॉर्ड कर लेना, आप चाहो तो रिकॉर्ड मत करना। हालांकि आप चूज क्या करना, रिकॉर्ड करो, एंट्री पास करो, ये आप चूज करना। ठीक है? 30 के अंदर इन्होंने बोला गया है कि जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। क्वेश्चन नंबर 30 में स्पेसिफिकली बोला है कि जर्नल एंट्री पास करनी है तो करोगे ही, और अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया तब भी जर्नल एंट्री पास करना है ना। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है ना, जैसे 32 के फर्स्ट पार्ट में स्पेसिफिकली क्या बोला है कि हमें रिकॉर्ड नहीं करना, तब जाके आप रिकॉर्ड मत करना, जर्नल एंट्री पास मत करना। अदरवाइज कुछ भी नहीं बोला तो जर्नल एंट्री पास करोगे, और अगर बोला गया है तो पास करनी ही है। बात क्लियर? तो 29, 30, 31 तीनों बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट बनानी है, छोटा सा ये पॉइंट डालना है। क्लियर? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।